नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान एकीकरण हम पढ़ रहे थे और उस पिछली क्लास में हमने बेसिक जो इंट्रो था वो कर लिया था। एकीकरण का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो मैं पूरी आपको पढ़ा चुका था। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं राजस्थान एकीकरण के जो 7 चरण हुए, उन 7 चरणों की कहानी आज हम पढ़ेंगे और पहला चरण आज हम पढ़ते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि एग्ज़ाम डेट आ गई है और जून के लास्ट में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगी और जुलाई के प्रारंभ में ही ख़त्म हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और जिन विद्यार्थियों ने मेरे से व्यक्तिगत भी मैसेज करके पूछे थे तो उनको मैंने बताया था कि आप जुलाई मान के चलें, एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएगी, अगस्त तक भी जा सकती है। तो इतना मेरा अनुमान था कि जुलाई से पहले नहीं होगी, लेकिन अनुमान से करीब 7-8 दिन पहले इन्होंने तारीख फिक्स की है। तो देखो एग्जैक्ट आरपीएससी तो हम हैं नहीं, लेकिन हमें एक बेसिक अनुमान रहता है कि लगभग एग्ज़ाम वहाँ पे हो सकती है। आप भी अनुमान लगा लेते हैं आरपीएससी के कैलेंडर के अनुसार, आरपीएससी के कार्यों के अनुसार, तो वो लगभग अनुमान सभी का बैठ ही जाता है। तो हमने जुलाई का लगाया था, जून में एग्ज़ाम हो रही है, तो उस हिसाब से अब आपको अपनी स्ट्रेटजी सेट और बेहतरीन तरीके से कर लेनी चाहिए और धूम धड़ाके से अब जुट जाना चाहिए। अब जो है खुद से पढ़ने का ज़्यादा प्रयास करना, किसी भी कोचिंग के या टीचर के भरोसे अब जो है आप एक आधा सेगमेंट कर सकते हैं, पूरा पाठ्यक्रम आप अब अपने स्तर पे ही करना। ठीक है, देखो मैं तो यही कहूँगा कि अपने स्तर पे ही करना, तभी आप बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। ठीक है, किसी टीचर का सहारा ज़रूर ले सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी सेट करने में, लेकिन वो स्ट्रेटजी आपको ही सेट करनी होगी, क्योंकि आपके बारे में आपसे ज़्यादा टीचर नहीं जानता। चाहे वो कितना ही अनुभव रखता है टीचर, लेकिन वो आपके बारे में आपसे ज़्यादा नहीं जानता। इसलिए आपकी रणनीति को, आपकी स्ट्रेटजी को आप स्वयं ही तय कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे टीचर से ज़रूर ले सकते हैं सलाह। मैं तो यही कहूँगा, आपने जितना भी पाठ्यक्रम पढ़ लिया है टीचर से, उतना पर्याप्त है। आगे आने वाले 2 से 3 महीने तक आप और किसी एक आधा सेगमेंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जैसे जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगी तो मैं मानता हूँ कि लास्ट आपको क्लासें जनवरी और फरवरी में और लास्ट मार्च तक आप क्लासें ले सकते हैं किसी भी टीचर की, कहीं से भी, या चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई और टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, क्योंकि फिर रिवीजन नहीं होगा ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्लास लेने का भी कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा आपको। ठीक है, तो आप अपने स्तर पे देखना। मैंने जो क्लासें चला रखी हैं, संभव है कि मुझे रोकनी पड़े, है ना, क्योंकि आप लोगों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता। और एक आधा सेगमेंट आप कहोगे तो मैं चलाता रहूँगा। जैसे प्राचीन भारत, अपना 2 टॉपिक बचे हैं। अब मौर्योत्तर काल, तो थोड़ा मौर्योत्तर काल में बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मौर्योत्तर काल स्टार्ट कर दिया अपने, उसमें थोड़ा सा बचा है। उसके बाद गुप्त काल और वर्धन वंश 2 ही बचेंगे टॉपिक, बड़े टॉपिक, और एक भारतीय संस्कृति का बाह्य विस्तार। ये 3 टॉपिक बच रहे हैं, जिसमें बाह्य संस्कृति के बाह्य विस्तार में तो 8 से 10 क्लासें बनेंगी, वो पूरा हो जाएगा। वर्धन वंश में भी 8-10 क्लासें बनेंगी, तो 15 दिन का तो वो है, और करीब 15 से 20 क्लासें गुप्त काल में बनेंगी। गुप्त काल में 20 क्लास से ऊपर भी जा सकता है ना, 20 से 25 के बीच में उसको मान लो, तो 15 और 25 40 दिन का मामला वो है, यानी कि। और मौर्योत्तर काल में बच रही हैं कुछ क्लासें, तो मान के चलिए 40-45 दिन या 50 दिन, लगभग 2 महीने में प्राचीन पूरा हो पाएगा अपना, है ना। तो प्राचीन पूरा 2 महीने में हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप मेरे से प्राचीन पढ़ सकते हैं। आपको मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत कहीं दूसरी जगह से देखना पड़ेगा, विश्व इतिहास भी, और विश्व इतिहास आप चाहो तो मैं करवा दूंगा, एक सेगमेंट करवा सकता हूँ। विश्व इतिहास छोटा भी है तो मैं विश्व इतिहास करवा सकता हूँ। बाकी आप कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में आपको मेरे से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, मैं रोक दूंगा क्लासों को, और आप कहोगे नहीं सर आप चलने दीजिए, तो संभव है कि मैं चलाऊँ। ठीक है, लेकिन आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा। मार्च से ज़्यादा क्लास में नहीं चलाऊँगा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना, चाहे आपकी रिक्वेस्ट आए या ना आए, क्योंकि मुझे पता है 3 महीने तो आपको रिवीजन करना ही करना है, इसलिए आपको खुद से पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान एकीकरण।
हम पढ़ रहे थे विद्यार्थियों राजस्थान एकीकरण। ठीक है, राजस्थान एकीकरण ये हम पढ़ रहे हैं। और अब इसमें देखिए राजस्थान एकीकरण में पिछली क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही थी और किस प्रकार से राजस्थान के एकीकरण होने से पहले और संघ बनाने का प्रयास किया गया। मेवाड़ के महाराणा ने बनाया। मैंने कल आपको ये बता दिया था बांसवाड़ा के शासक ने और बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। वो वास्तव में बांसवाड़ा का शासक नहीं था, वो डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह ने बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। ये बात आपको लिखनी है ना। बागड़ संघ जो बनाने का प्रयास किया, बांगड़ या बागड़ संघ, बागड़ संघ बनाने का प्रयास डूंगरपुर के शासक ने किया था। ये आपको बात कल वाली क्लास से ठीक कर देनी है ना। डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह। ठीक है, डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह ने जो है ये बनाने का प्रयास किया था और मैंने ये बांसवाड़ा शासक करवा दिया था। कोटा के शासक ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया मगर ये सभी प्रयास असफल रहे थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण था वो कैसे हुआ। देखो, एकीकरण से पूर्व जो राजस्थान में 8 रेजिडेंसियां थी और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो इस प्रकार से कुल 9 रेजिडेंसी टाइप प्रशासनिक इकाइयाँ मोटे तौर पे थी और उनको भी जो उनके अंदर जो रियासतें शामिल थी वो 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश था। इस प्रकार से कुल जो है 23 राजनीतिक इकाइयाँ राजस्थान में थी। ठीक है, इन 23 राजनीतिक इकाइयों को जो एक करने की जो प्रक्रिया चली वो 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। अर्थात 8 जो साल लगे और 8 साल 7 माह और लगभग इसमें जो दिन आते हैं वो आते हैं 14 दिन। ठीक है, तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के इस समय में और राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई जिसमें कुल 7 चरण शामिल थे। ठीक है, तो इस बात को जो है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और फिर हम एक एक चरण की बात करने वाले हैं। ठीक है, ये आप करेक्शन कर लेना। पिछली क्लास में मेरे से जो गलती हुई भूल से मैंने यहाँ पे बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह लिखवा दिया था, ये लक्ष्मण सिंह है। ठीक है, कमेंट करके भी मुझे किसी ने बताया था कि सर ये त्रुटि हुई है आपसे और उसको आप ठीक करें, तो ये मैंने आपको ठीक करवा दिया। ठीक है, वैसे मेरे को भी कमेंट देखा तभी पता चला कि वास्तव में ये गलती हुई है ना। खैर चलो, मैं इसको अब मिटा रहा हूं और अब हम जो है आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, एकीकरण से पूर्व की जो स्थिति है उसको मैं थोड़ा सा फिर बताना चाहूंगा। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 8 रेजिडेंसी, मैंने कल 9 बताई थी ना, वो इस हिसाब से बताई थी। पिछली क्लास में मैंने शायद 9 बोली थी, तो वो 8 तो रेजिडेंसी थी प्लस एक जो था वो अजमेर मेरवाड़ा था ना, अजमेर मेरवाड़ा है ना, अजमेर मेरवाड़ा। हाँ सॉरी, में अजमेर शामिल थे। अजमेर मेरवाड़ा जो था ये केंद्र शासित प्रदेश था ना। इनमें या इसमें भी कुल 23 राजनीतिक इकाइयां शामिल थी। 23 राजनीतिक इकाइयां शामिल थी। कैसे थी 23 राजनीतिक इकाइयां, कैसे थी? जैसे मैं आपको बताऊं तो इन 23 में देखो 19 तो हो गई हमारी रियासतें है ना, 19 तो क्या हो गई रियासतें, 3 हो गए ठिकाने है ना, 3 हो गए ठिकाने और 1 हो गया केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में क्या आता है? अजमेर मेरवाड़ा आता है। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा इसमें आता है। यह 1818 में
मराठों ने और अंग्रेजों को सौंपा था। मराठा जो सरदार थे दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया से यह क्षेत्र अंग्रेजों को मिला था। 1818 में दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों को दिया, ठीक है। दौलत राव सिंधिया ने जो है अंग्रेजों को दे दिया था, तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इन जो 23 राजनीतिक इकाई थी, इनको एक करने की जो प्रक्रिया है वो एकीकरण कहलाती है। इसमें कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि उक्त इकाइयों को एकीकृत करने में कुल 7 चरण लगे। वे 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक, कितना समय हो गया, 8 वर्ष हो गया ना, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन तक का समय लगा, ठीक है। ये हो गए 7 चरण लगे। वे 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा, ठीक है। अब हम प्रत्येक चरण की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं प्रथम चरण। 1 नंबर पे आप लिखिए प्रथम चरण, ठीक है। प्रथम चरण की बात हम करेंगे विद्यार्थियों। प्रथम चरण, जिसमें प्रथम चरण की बात करते हैं, इसमें मत्स्य संघ का गठन किया गया था, ठीक है। इस चरण में मत्स्य संघ का गठन किया गया था, ठीक है। इस चरण में मत्स्य संघ का गठन किया गया था, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए, मत्स्य संघ में 2 रेजिडेंसियां शामिल की गई थी। एक तो अलवर रेजिडेंसी और एक ईस्ट रेजिडेंसी, या हम कहें पूर्वी रेजिडेंसी, या उसको हम भरतपुर रेजिडेंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस चरण में 2 रेजिडेंसी शामिल की गई थी, है ना। इस चरण में 2 रेजिडेंसियां शामिल की गई। 2 रेजिडेंसियां शामिल की गई, ठीक है। अब 2 रेजिडेंसियां कौन कौन सी थी, देखिए। मैं यहाँ पे अलग कलर का पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ। 2 जो रेजिडेंसियां थी वो थी, एक तो थी हमारे पूर्वी रेजिडेंसी, ठीक है, पूर्वी रेजिडेंसी, या इसको ईस्ट रेजिडेंसी, या मैं BTR लिख रहा हूँ, भरतपुर रेजिडेंसी भी कहते हैं, रेजिडेंसी, ठीक है, भरतपुर रेजिडेंसी भी कहते हैं, ठीक है। ये शामिल की गई थी। और दूसरी जो शामिल की गई वो थी अलवर रेजिडेंसी, ठीक है, अलवर रेजिडेंसी, ठीक है। तो ये रेजिडेंसी शामिल की गई थी विद्यार्थियों, और इनमें जो रियासतें आती थी, अलवर रेजिडेंसी में तो आपको पता ही होगा, अलवर रियासत ही आती थी और इसका हेडक्वार्टर भी अलवर में था। इसमें 3 रियासतें आया करती थी। एक तो थी भरतपुर, जिसका हेडक्वार्टर भी यही था भरतपुर में, है ना। किसका? भरतपुर रेजिडेंसी या पूर्वी रेजिडेंसी के हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ। और एक आएगा इसमें करौली, और एक आ जाएगा इसमें धौलपुर, ठीक है,
करौली और धौलपुर। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों मैं कह सकता हूं कि मत्स्य संघ में जो प्रथम चरण में गठित हुआ मत्स्य संघ, इसमें 4 रियासतें थी, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक अलवर। ठीक है, इसको लोग ABCD के नाम से देखते हैं। देखो A B C और D है ना। इसमें ए में तो अलवर रेजिडेंसी है ना, अलवर रेजिडेंसी की एक रियासत अलवर, और भरतपुर रेजिडेंसी की तीनों रियासतें भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, इस प्रकार से 4 रियासतें थी, प्लस इसमें एक ठिकाना भी था, नीमराना ठिकाना। ठीक है, इसमें एक ठिकाना भी शामिल था, नीमराना ठिकाना है ना। तो मैं कहूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 रेजिडेंसी शामिल थी, इसमें एक नीमराना ठिकाना भी शामिल था। इसमें एक नीमराना ठिकाना भी शामिल था, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसमें एक नीमराना ठिकाना भी शामिल था। इस प्रकार से ये 4 संघ शामिल किए गए थे। देखिए मैं आपको बताऊं, जब भारत आज़ाद हुआ सॉरी, और 1947 के बाद आपको पता ही होगा सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ज़बरदस्त तरीके से दंगे हुए थे। तो यहाँ अलवर, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र में, लगभग पूर्वी राजपूताने में भी, और यहाँ पे भी जो है सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही थी, दंगे हो रहे थे। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने अलवर के जो शासक थे तेज सिंह, और भरतपुर के शासक थे ब्रजेंद्र सिंह, इन दोनों को दिल्ली बुला लिया था, है ना, दिल्ली बुला लिया। और करीब ये बात थी 1948 के आरंभ की, फरवरी के महीने की। ठीक है, 7 फरवरी को इनको दिल्ली बुलाया गया था। साथ में अलवर के दीवान भी शामिल थे उसमें। अलवर के जो दीवान का नाम था उस समय डॉक्टर खरे थे, है ना, NB खरे, डॉक्टर खरे अलवर के दीवान थे, उनको भी वहाँ पर बुला लिया गया था दिल्ली में। ठीक है, और नज़रबंद कर दिया वहाँ पे 7 फरवरी 1948 को। ठीक है, उसके बाद जो है भरतपुर का जो प्रशासन था वो केंद्र सरकार ने SN सप्रू को सौंप दिया। SN सप्रू को सौंप दिया, वो करीब 1948 में सौंपा। 7 फरवरी को तो उनको दिल्ली बुलाया, और 14 फरवरी को इनको भरतपुर का प्रशासन SN सप्रू को सौंप दिया। ठीक है, उसके बाद 27 फरवरी के दिन इन चारों रियासतों के शासकों को दिल्ली में एक जगह बिठाया, और 28 फरवरी को मत्स्य संघ के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लिए। ठीक है, मत्स्य संघ के दस्तावेज पर हस्ताक्षर 28 फरवरी 1948 को करवा लिए गए थे। उसके बाद अब इसका उद्घाटन करना था मत्स्य संघ का, जिसकी तिथि घोषित की 17 मार्च 1948। ठीक है, लेकिन 17 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन नहीं हो पाया, क्योंकि भरतपुर के शासक ब्रजेंद्र सिंह के भाई थे मान सिंह और ठाकुर देशराज, इन दोनों ने विद्रोह कर दिया, जिसका कारण था कि इन दोनों को मत्स्य संघ के जो मंत्रिमंडल था उसमें इनको शामिल नहीं किया गया था। इस वजह से इन्होंने विद्रोह कर दिया। इसलिए तय समय या निर्धारित समय अर्थात 17 मार्च को मत्स्य संघ का उद्घाटन ना होकर 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन हुआ था, जिसका जो उद्घाटन था वो NV गॉडगिल ने किया था। ठीक है, और मत्स्य संघ में आपको फिर पता ही होगा कि कितनी जनसंख्या थी और कितना इसकी आय थी, कितना क्षेत्रफल था। 12,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था, 18,000 की समथिंग इसकी जो है जनसंख्या थी, और आय जो थी इसकी 1.84 करोड़ थी। ठीक है, आय जो थी 1.84 करोड़ थी। तो ये बात थी विद्यार्थियों। अब इन सब घटनाओं को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और आप इसको उतारें। ठीक है, अभी आप इसको उतार लें, फिर मैं अगली स्लाइड पे आके और वहीं पे लिखता हूँ एक साथ सारी बातों को। ठीक है, तो आप उतारें इसको और हम आगे की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, और अपनी राजस्थान इतिहास वाली किताब भी आ रही है, प्रिंटिंग पे चली गई है। मुश्किल से आपको 5 या 7 दिन में पुस्तक अपने हाथ में आ जाएगी। ठीक है, आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो
देखिए विद्यार्थियों, हम लिखेंगे यहाँ पे कि पूर्वी राजस्थान में और सांप्रदायिक हिंसा के चलते, ठीक है, ये हम ऐसे लिखते हैं मत्स्य संघ में पूर्वी, ये पेन बदलना पड़ेगा, पूर्वी राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा के चलते, सांप्रदायिक हिंसा के चलते अलवर शासक तेज सिंह व दीवान खरे तथा भरतपुर शासक तथा बीटीआर लिख रहा हूं, भरतपुर शासक ब्रजेंद्र सिंह को 7 फरवरी 1948 को दिल्ली बुलाकर नजरबंद किया। तो दिल्ली बुलाकर नजरबंद किया, ठीक है, नजरबंद किया। और जो अलवर का जो शासक था, जो अलवर का जो इस क्षेत्र का जो प्रशासन था, वो पूरे केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था, ठीक है। अलवर का क्या, पूर्वी राजस्थान का, ये उसमें भरतपुर मुख्य रूप से शामिल था, ठीक है। तथा इस क्षेत्र का प्रशासन केंद्र सरकार ने अपने पास ले लिया, केंद्र सरकार ने अपने पास ले लिया, ठीक है। केंद्र सरकार ने जब अपने पास ले लिया तो 14 फरवरी 1948 को, यहाँ पे देखो दो तीन तारीखें हम ध्यान रखेंगे। एक तो आपको 14 फरवरी 1948 की तारीख ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक आपको 27 फरवरी 1948 की तारीख ध्यान में रखनी है, और एक आपको 28 फरवरी 1948 की तारीख ध्यान में रखनी है। क्या हुआ था इन तारीखों को विशेष, वो मैं आपको बताऊं। 27 फरवरी 1948 को तो एस.एन. सप्रू को बीटीआर यानी भरतपुर का प्रशासक केंद्र सरकार ने नियुक्त किया। भरतपुर का प्रशासक केंद्र सरकार ने नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने नियुक्त किया। एक काम तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा काम ये हुआ कि 27 फरवरी को जो चारों रियासतें थी उनके शासकों को दिल्ली में एक जगह बिठाया, ठीक है, दिल्ली में एक जगह बुलाया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मत्स्य संघ जो चारों रियासतें थी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ BTRN भरतपुर, ALR अलवर, और चलो हिंदी में लिख देता हूँ करौली और धौलपुर, ठीक है, के शासकों को दिल्ली बुलाया। एक जगह मतलब दिल्ली में एक जगह बुला लिया। और 28 फरवरी 1948 को क्या हुआ था, मत्स्य संघ के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए, ठीक है। तो हस्ताक्षर कब हुए थे मत्स्य संघ के दस्तावेज पर, वो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इस सवाल एग्जाम में फंस सकता है। वहां पे पूछेंगे कि मत्स्य संघ के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कब हुए, लोग
17 मार्च या 18 मार्च 1948 पे चले जाएंगे, जबकि वास्तविक तिथि क्या है, 28 फरवरी 1948 को ही हस्ताक्षर हो गए थे। उद्घाटन की तिथि 17 मार्च रखी थी, 17 मार्च 1948 रखी, लेकिन उस दिन हो नहीं पाया। किस दिन हुआ था? 18 मार्च को हुआ था। वो भी बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दो तिथियाँ आपको और ध्यान रखनी है, इसके बाद की दोनों तिथियाँ और ध्यान रखनी है, उन तिथियों को भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। एक तो हम लिखते हैं 17 मार्च 1948, ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। उद्घाटन की तिथि, मत्स्य संघ के उद्घाटन की तिथि है ये ना, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। आज पेन जो है ज़्यादा सही नहीं रहा है। चलो, ये क्या तिथि थी? मत्स्य संघ के उद्घाटन की तिथि। मत्स्य संघ के उद्घाटन की निश्चित तिथि, निश्चित तिथि है ना, निश्चित तिथि थी, मगर इस दिन उद्घाटन नहीं हुआ है ना, मगर उद्घाटन इस दिन नहीं हुआ, इस दिन नहीं हुआ, उद्घाटन जो था इस दिन नहीं हुआ। कारण क्या था? कारण उद्घाटन इस दिन क्यों नहीं हुआ, इसका कारण मैं यहाँ पे लिखूं। कारण क्या था? कारण था भरतपुर शासक के भाई ब्रजेंद्र सिंह के भाई मान सिंह, है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रजेंद्र सिंह के भाई, ब्रजेंद्र सिंह भरतपुर का शासक है, हमने ऊपर लिखा भी है। ब्रजेंद्र सिंह के भाई मान सिंह व ब्रजेंद्र सिंह के भाई मान सिंह व देशराज द्वारा विद्रोह करना। अब इन्होंने विद्रोह कर दिया था, इसलिए ये उद्घाटन समय पे नहीं हुआ। इनके विद्रोह का भी कारण क्या था? विद्रोह का कारण क्या था? इसका कारण जो था, विद्रोह का कारण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। विद्रोह का कारण क्या था? विद्रोह का जो कारण था वो था इन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना ना, इन दोनों को मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना, ठीक है, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना। फिर मंत्रिमंडल में शामिल किसको किया गया था, उसकी भी बात मैं भी लिखता हूँ नीचे। अब पहले हम इसके उद्घाटन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका उद्घाटन के लिए आपको एक तिथि और ध्यान रखनी है, ये है 18 मार्च 1948, ठीक है। 18 मार्च 1948 को उद्घाटन हुआ। एन.वी. गॉडगिल ने उद्घाटन किया था। किसने किया था उद्घाटन? किसने किया था? एन.वी. गॉडगिल द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक है, उद्घाटन किया गया। तो ये था एन.वी. गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया। और इसके जो दस्तावेज जो था, ये जो दस्तावेज था, इसकी बात मैंने यहाँ पे की, यह जो दस्तावेज था, इस दस्तावेज का जो निर्माण किया था वो के.एम. मुंशी ने किया था। और इस दस्तावेज के अनुसार इसमें जो मंत्रिमंडल बनाया गया था, वो मंत्रिमंडल शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में बनाया गया था। शोभाराम कुमावत जो कि मुख्यमंत्री बनाए गए थे, और इसमें अन्य लोग जो मंत्री बनाए गए वो भी थे। और राज प्रमुख धौलपुर के शासक उदय भानु सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। और करौली के जो शासक थे गणेशी लाल, करौली के गणेशी लाल को यहाँ पर उपराज प्रमुख बनाया गया था, ठीक है। उस उपराज प्रमुख में नाम यहाँ पे
तेज सिंह का था, लेकिन आपको पता ही है तेज सिंह का सांप्रदायिक दंगों में नाम चल रहा था उस वजह से, और गणेशी लाल को उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं, इसमें जो मंत्री बनाए गए थे वो उन मंत्रियों में अलवर के भोलाराम थे, है ना, अलवर के भोलाराम थे, और भरतपुर के जुगल किशोर थे, है ना, भरतपुर के जुगल किशोर थे। करौली से जो आए वो चिरंजी लाल आए थे, करौली से चिरंजी लाल आए थे, और गोपीलाल धौलपुर से आए, धौलपुर से गोपीलाल आए, और धौलपुर से ही मंगल सिंह भी आए थे। तो ये लोग इसमें मंत्री बने थे। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने देखा कि इन सारे लोगों का नाम था, लेकिन इसमें मान सिंह जो ब्रजेंद्र भरतपुर शासक ब्रजेंद्र सिंह का भाई था, मान सिंह का नाम नहीं है और देशराज का नाम नहीं है। तो इन दोनों ने इसलिए विद्रोह कर दिया था कि हमको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, इसलिए मत्स्य संघ का उद्घाटन एक दिन लेट हुआ था। ठीक है, तो विद्यार्थियों इसमें मैं आगे जो है यहाँ पे जगह नहीं है, मैं अगले पेज पे लिखता हूँ इन सारी चीज़ों को, आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, और हम आगे बात करते हैं इनके मंत्रिमंडल की, कि इसके मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे, कौन कौन नहीं थे, एक एक की बात करते हैं। ठीक है, तो आपने इसको बढ़िया तरीके से उतार लिया होगा, आपको पूरी कहानी भी बढ़िया से समझ में आ रही होगी विद्यार्थियों, जिस प्रकार से मैंने तारीखों को लिखा है। और मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि विश्व इतिहास और राजस्थान इतिहास दो ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ पे तिथियाँ तारीख सहित पूछी जाती हैं, आधुनिक भारत में भी तारीखें पूछी जाती हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मत्स्य संघ, मत्स्य संघ का दस्तावेज के.एम. मुंशी ने तैयार किया था, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के.एम. मुंशी ने बनाया, जिसमें या जिसके अनुसार अब देखिए, जिसके अनुसार राज प्रमुख कैसे बनाया गया मत्स्य संघ का, जिसके अनुसार राज प्रमुख की मैं बात करूं, राज प्रमुख, तो राज प्रमुख बनाए गए थे हमारे उदय भानु सिंह, ठीक है, धौलपुर से थे उदय भानु सिंह। ठीक है, और उपराज प्रमुख जो बनाया गया, उपराज प्रमुख जो बनाए गए वो गणेशी लाल को बनाए गए थे। किसको? गणेशी लाल उपराज प्रमुख बनाए गए, करौली से थे। ठीक है, इनसे पहले जो नाम मिलता है ना, इनसे पहले जो नाम वो तेज सिंह का था, आपको पता होगा, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, इनसे पहले तेज सिंह का नाम था, है ना, तेज सिंह का नाम था, है ना, लेकिन इनका नाम हटा के और फिर गणेश लाल को बना दिया गया था। ठीक है, गणेश पाल भी है, ये गणेश पाल ही है ना, गणेश लाल क्या, गणेश पाल को बना दिया गया था। ठीक है, गणेश पाल को बना दिया गया था। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री लिखूं या यहाँ पे पीएम भी लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री, वो बने थे शोभाराम कुमावत को बनाया गया, गोकुललाल असावा को बनाया गया था। ठीक है, शोभाराम कुमावत बनेंगे अगले चरण में, गोकुललाल असावा जो है यहाँ पे सीएम बने थे, तो गोकुललाल असावा का नाम मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, गोकुललाल असावा, गोकुल भाई असावा भी मिल जाता है, गोकुललाल असावा, गोकुल भाई असावा। ठीक है, और मुख्यमंत्री हो गए। मंत्री की बात करूं मैं, मंत्री इसमें कौन कौन थे मंत्री, तो मंत्रियों से सवाल पूछा जा सकता है विद्यार्थियों। मंत्रियों में जो है
शोभा शोभालाल थे एक तो। शोभालाल जो थे वो जैसे कि मैंने बताया, शोभालाल क्या, भोलेनाथ। भोलेनाथ अलवर से थे, है ना। जुगल किशोर भरतपुर से थे। चिरंजी लाल करौली से थे। और मंगल सिंह, और एक और नाम मिलता है मंगल सिंह के अलावा, मंगल सिंह और गोपीलाल, ये थे धौलपुर से थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भोलेनाथ। भोलेनाथ अलवर से, ये कहाँ से थे, अलवर से थे भोलेनाथ। दूसरे नंबर पे जुगल किशोर। जुगल किशोर ये थे भरतपुर से, ये थे भरतपुर से। फिर थे चिरंजी लाल। चिरंजी लाल, चिरंजी लाल थे करौली से, ठीक है, करौली से। और गोपीलाल, और एक नाम मिलता है गोपीलाल और मंगल सिंह। गोपीलाल व मंगल सिंह, दोनों का नाम मैं यहीं लिख देता हूँ। गोपीलाल व मंगल सिंह ये दोनों थे धौलपुर से, ठीक है, ये दोनों धौलपुर से थे। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। गोकुलाल लसावा के बारे में आप बताएंगे कि ये इसका संबंध किस प्रजामंडल से था। मैंने आपको वहाँ पे प्रजामंडलों में करवाया है, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो ये मत्स्य संघ के बारे में कुछ बातें हुई। अन्य बातें मत्स्य संघ के बारे में मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, जनसंख्या थी 18 लाख, राजधानी अलवर को बनाई गई, है ना। जनसंख्या 18 लाख थी और क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर था। आय 1.84 करोड़ थी। यह बात भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ की, मत्स्य संघ की जनसंख्या, आय, राजधानी और क्षेत्रफल, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, जनसंख्या तो थी 18 लाख, 18 लाख। आय थी 1.84 करोड़। राजधानी थी अलवर। क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रख लेनी है। और ये था प्यारे साथियों हमारे राजस्थानिकीकरण का पहला चरण, जो कि मत्स्य संघ था। उसके बारे में मैंने आपको प्रत्येक बात बढ़िया तरीके से बता दी है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। मुझे लगता है सवाल यहाँ से ये जो है सुमेलित करने के लिए पूछा जा सकता है कि ये जो 4 मंत्री आए थे, 5 मंत्री आए थे, ये कहाँ से आए थे, या मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में कौन शामिल था, कौन नहीं था, ये सवाल पूछा जा सकता है। इनको मिला सुमेलित करने के लिए पूछा जा सकता है कि जुगल किशोर का संबंध किस रियासत से था, भोलेनाथ का किस रियासत से था। तो आप इसको मोस्ट लगा देना। आज तक यहाँ से और यहाँ से सवाल पूछा गया है, यहाँ से सुमेलित करने का सवाल नहीं पूछा गया है। मुझे लगता है RAS प्री में और फर्स्ट ग्रेड में, असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ से सवाल बन सकता है, सेकंड ग्रेड में भी बन सकता है, रीट में भी बन सकता है। रीट मेंस में, प्री में तो शायद ये पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन रीट के जो मेंस होगा उसमें और यहाँ पे ये सवाल बनाए जा सकते हैं। बढ़िया तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण की, अर्थात जिसमें बना था राजस्थान संघ की, उसकी बात भी हम कर लेते हैं। और फिर आज की क्लास को हम यही विराम देंगे और फिर हम जो है आगे की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको उतारें विद्यार्थियों बढ़िया तरीके से, और हम जो है आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने उतार लिया होगा, मिटा रहा हूँ। दूसरे चरण में राजस्थान संघ बनेगा और उसका जो है मत्स्य संघ से एकदम अलग वो संघ था, ठीक है, अलग ही संघ था वो ना। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान संघ की। राजस्थान संघ ये दूसरा चरण था, है ना, राजस्थान संघ। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है, दूसरा चरण। उसमें पहले चरण लिखा था, बाद में संघ का नाम लिखा था। मैंने पहले संघ का नाम और चरण बाद में लिखा है। इसमें देखो, इसमें कुल जो रियासतें आई थी, और उन रियासतों में हमको 9 रियासतें इसमें शामिल हुई थी, जिसमें कोटा था, बूंदी था, झालावाड़ था,
टोंक था, डूंगरपुर था, बांसवाड़ा था, प्रतापगढ़ था, है ना, और इसके अलावा शाहपुरा था, एक किशनगढ़ था। ठीक है, इसके अलावा लावा और जो कुशलगढ़ है ठिकाने, वो भी इसमें माने जाते हैं। ठीक है, लावा के बारे में यह मतलब कई किताबें ऐसी भी बताती हैं कि लावा का जो विलय हुआ था वो चौथे चरण में हुआ था। अधिकांश किताबें दूसरे चरण में ही बताती हैं लावा ठिकाने का मिलाया जाना। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। दरअसल ये जो कंट्रोवर्सी है वो ऐसा क्यों है, क्योंकि वर्तमान में लावा टोंक का हिस्सा है और टोंक को दूसरे चरण में शामिल किया गया था। इसलिए भी विद्वान ये कहते हैं कि टोंक में लावा आता है, इसलिए ये दूसरे चरण में शामिल हुआ था, क्योंकि टोंक का विलय दूसरे चरण में हुआ। लेकिन तत्कालीन समय में लावा जयपुर रेजिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, है ना। लावा में जो नरूका ठाकुर थे वो यहाँ पे शासन करते थे, जयपुर रेजिडेंसी के अधीन आता था। तो जयपुर रेजिडेंसी का एकीकरण हुआ राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में जाके, तो इसलिए भी ये माना जाता है कि लावा का जो एकीकरण हुआ था वो चौथे चरण में हुआ था। खैर, इस प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछा नहीं गया है, पूछा जाता है तो मुझे लगता है या तो डिलीट होगा या फिर इसका जो सही जवाब होगा ये आरपीएससी अपने अनुसार तय करेगी, क्योंकि आरपीएससी ने आज तक कोई स्रोत बताया नहीं है कि हम इस पुस्तक को प्रामाणिक मानते हैं। तो यदि स्रोत बता देती तो हम उस पुस्तक के अनुसार आपको बता देते, है ना। तो आप निश्चिंत रहना, इस प्रकार का सवाल नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो सभी के हित में उसका जवाब माना जाएगा। ठीक है, तो चलो इसकी मैं बात कर लेता हूँ। इसमें सबसे पहले रियासतें कौन कौन सी आई उनकी मैं बात करूँ तो देखो इसमें कौन कौन थी रियासतें। एक तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, अजमेर में जो पड़ता है किशनगढ़, ये भी जयपुर ठिकाने, जयपुर रेजिडेंसी के अधीन आता था उस जमाने में किशनगढ़, है ना। और कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बचा हमारा शाहपुरा। ये कुल 9 रियासतें थी, है ना। और मैं लावा को भी यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे आप ध्यान रखना, लावा की कहानी मैंने आपको बता दी है। लावा व कुशलगढ़ ठिकाना, है ना, कुशलगढ़ ठिकाना, ठीक है, लावा व कुशलगढ़ ठिकाना, ये जो थे इन सभी का विलय राजस्थान संघ में किया गया था और पहली बार राजस्थान शब्द का उपयोग यहाँ पर हुआ था। तो यह बात मैं लिखूंगा, उक्त सभी का विलय करके राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। ठीक है, उक्त सभी का विलय करके राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। ठीक है, यह राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान के संदर्भ में ना, राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग, ठीक है, मतलब राजस्थान के संदर्भ में, मतलब राजस्थान एकीकरण, राजस्थान के नाम के संदर्भ में, है ना। बाकी तो आपको पता ही है, मतलब राजस्थान नाम का प्रयोग है वो बहुत पहले कर्नल जेम्स टोड ने कर लिया था, है ना। 1800 करीब, मुझे लगता है 29 में उसने पुस्तक लिखी थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो उसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है हमको। और राजपुतानी शब्द का प्रयोग तो उससे पहले भी जॉर्ज थॉमस ने कर लिया था, करीब 1805 में, है ना। बोलकर तो उसने 1800 में कर लिया था, लेकिन लिखित रूप में भी उसने 1805 में अपनी पुस्तक में नाम लिख डाला था, राजपुताना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आप उधर ना जाएं, बस इसकी स्थिति को समझें कि राजस्थान क्षेत्र के लिए जो राजस्थान शब्द का प्रयोग है राजस्थान के संदर्भ में, नाम के संदर्भ में, वो ये है। उन्होंने भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में वो शब्द का प्रयोग किया था, वो बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसमें जो जनसंख्या थी वो
वो कितनी थी, और इसकी जो आय थी वो कितनी थी, इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था, इसकी मैं बात करूं तो इसमें जनसंख्या थी करीब 23 लाख, और आय थी इसकी 1.90 करोड़, और क्षेत्रफल जो था इसका वो 16,807 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है कोटा को बनाया गया था। कोटा के महाराव भीम सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया था, और बूंदी के शासक बहादुर सिंह को इसका उपराज प्रमुख बनाया गया था। वह डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, शोभाराम कुमावत को इसका मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो यह बात थी इसमें। ठीक है, मेवाड़ को भी इसमें शामिल होना था, लेकिन मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह और जो दीवान थे दीनानाथ, उन्होंने विरोध किया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तब माणिकलाल वर्मा ने भी इनका विरोध किया, और माणिकलाल वर्मा ने कहा कि दो व्यक्ति 20 लाख की जनसंख्या का भाग्य निर्धारण नहीं कर सकते, वो ये तय नहीं कर सकते कि कौन किस में शामिल होगा। ठीक है, इस प्रकार से राजस्थान संघ बनाने का जो प्रस्ताव था उसको बिना मेवाड़ के ही, और उस पर सिग्नेचर हुए 3 मार्च 1948 को उस पर सिग्नेचर हुए थे। इन सभी रियासतों के शासकों ने 3 मार्च 1948 तक इनको फाइनली इस पे सिग्नेचर कर दिए थे राजस्थान संघ के निर्माण पर, और 25 मार्च को इसका उद्घाटन वही NV गौडगिल के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यह बात भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेवाड़ वाली भी बात मैं पहले लिख देता हूँ ना। चलो हम पहले इसके राजस्थान संघ के बारे में लिख लेते हैं। इसमें देखो क्या क्या राजस्थान संघ में, राजस्थान संघ में क्या क्या थी। देखो, राजधानी की बात कर लेते हैं। राजधानी ना, राजधानी और क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल की बात हो जाएगी। इसके बाद हम आय की बात कर लेंगे, आय। ठीक है, क्षेत्रफल, आय, राजधानी। तो देखिए क्या कौन सी थी। राजधानी तो थी कोटा, और क्षेत्रफल था इसका 16,807 वर्ग किलोमीटर। आय थी इसकी जो है 1.90 करोड़, 1.90 करोड़। कुछ जगह आपको लगभग जो है 2 करोड़ भी मिल सकती है, लगभग बताते हैं, मैंने तो एग्जैक्ट बताई है आपको। ठीक है, तो और जनसंख्या की बात करें तो 23,000 थी जनसंख्या। जनसंख्या की बात कर लेता हूँ मैं। जनसंख्या कितनी थी, 23,000 क्या, 23 लाख, 23 लाख की जनसंख्या इसकी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये राजस्थान संघ में ये शामिल थे। मेवाड़ को इसमें क्यों शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वो बात मैंने बताई दी आपको कि ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मेवाड़ शासक भोपाल सिंह तथा दीवान दीनानाथ ने राजस्थान संघ में शामिल होने से इनकार किया। राजस्थान संघ में शामिल होने से इनकार किया। तब माणिक्यलाल वर्मा ने कहा, तब माणिक्यलाल वर्मा ने कहा 20 लाख की जनसंख्या का निर्धारण 2 लोग नहीं कर सकते। 2 लोग नहीं कर सकते। ठीक है, 2 लोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये बात हो गई। अब आपको 2 तिथियां ध्यान में रखनी है, 3 मार्च और एक 25 मार्च। ठीक है, तो 3 मार्च
1948 को, और एक हो जाएगा हमारे जो है 25 मार्च 1948 को। इस दिन क्या हुआ था? दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। और बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने तो कहा था हस्ताक्षर करते समय कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कही थी ये बात, है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बांसवाड़ा का शासक कौन था? चंद्रवीर सिंह था, है ना। चंद्रवीर सिंह, इसने क्या कहा था? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है, ये बात कही थी चंद्रवीर सिंह ने। और ये 3 मार्च 1948 को इस पर हस्ताक्षर हो गए थे। और इसका जो उद्घाटन हुआ वो 25 मार्च को हुआ था ना। उद्घाटन हुआ कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। और किसने किया उद्घाटन? वही NV गॉडगिल ने जो है इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, NV गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें जो राज प्रमुख बने थे उनकी भी बात मैं कर लेता हूं। देखो, राज प्रमुख जो बने राजस्थान संघ के, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, है ना। राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। ठीक है, तो इनकी बात हम कर लेते हैं। देखो, राज प्रमुख तो बने थे शोभाराम कुमावत। ठीक है, कौन बने थे? शोभाराम कुमावत बने थे। शोभाराम कुमावत बने। उपराज प्रमुख जो बने ये कोटा से, सॉरी, ये तो बने थे CM बने थे ये ना। राज प्रमुख तो बने थे कोटा के शासक भीम सिंह बने थे ना। कोटा के शासक भीम सिंह बने थे। सॉरी, अभी तो गलती हो जाती। हाँ, कोटा शासक भीम सिंह, कोटा शासक भीम सिंह। ठीक है, कोटा शासक भीम सिंह। उपराज प्रमुख जो बने ये बने थे बूंदी के बहादुर सिंह, बूंदी के बहादुर सिंह। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख जो बने ये डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह बने थे, जिन्होंने बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। तो डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो ये था मामला। और यदि मैं CM की बात करूं, CM कौन बने थे? तो CM को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ना। CM, राजस्थान संघ के जो CM बने, CM या उस जमाने में PM भी बोलते थे इसको। PM जो बने वो बने थे हमारे शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। ठीक है, शोभाराम कुमावत। इतना आपको ध्यान में रखना है। इसकी मंत्रिमंडल में इसमें आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, बहुत डिटेल में हो जाएगा। पहला का जरूर पूछा जाता है, पहले का, है ना। और लास्ट वाले में थोड़ा सा पूछ सकते हैं, बाकी से ज़्यादा नहीं पूछेंगे। आप इसको विद्यार्थियों बढ़िया तरीके से ध्यान में रखें। ठीक है, आप इसको उतारें। और ये था हमारे राजधानी एकीकरण का दूसरा चरण हमारे यहाँ पे पूरा होता है। राजधानी की बात मैंने शायद नहीं की यहाँ पे ना। अच्छा, राजधानी लिख ली ना। हाँ, ये लिख ली राजधानी। तो ठीक है, आप इसको उतारें। और ये था प्यारे साथियों हमारे राजधानी एकीकरण का दूसरा चरण। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।